Hello everyone. We are starting with the conceptuals of EMI chapter. Okay, these conceptuals will be mostly related to self-inductance and self-inductance and mutual induction. Okay, so this is the first question for you. See, there is a bulb. Okay, there is a bulb. So here we have a bulb and it is connected in series with a solenoid. Okay, and this solenoid is lit by an AC source. Okay, fine. So there is an AC source here, right? So here we have an AC source and there is a solenoid. Solenoid is inductor. Okay, now it is connected like this. If the soft iron core is introduced in the solenoid, will the bulb glow brighter? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपने क्या किया है, सॉफ्ट आयरन की कोर जो है वो इस सोलेनॉइड में डाली है ना, मतलब यहाँ गैप होगा ऐसा अंदर, तो यहाँ आपने एक सॉफ्ट आयरन कोर अगर डालती है तो क्या असर पड़ेगा ब्राइटनेस पर? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, क्या होगा? तो देखिए एक बात याद रखिए कि जैसे रेजिस्टेंस में रेजिस्ट करने की पावर होती है, उसी तरह जो इंडक्टर है उसमें भी क्या होती है, पावर होती है जिससे कि वो क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, इसे कहा जाता है रिएक्टेंस। क्या कहा जाता है? रिएक्टेंस। और ये जो रिएक्टेंस होता है इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल के। किसके इक्वल होती है? ओमेगा एल के। बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा ही है, जिस तरह से रेजिस्टेंस काम करता है उसी तर्ज पर यह भी क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये एक्सेल जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा इंडक्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्सेल होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब। अब क्या होता है, अगर हम करंट की बात करते हैं तो देखिए करंट जो है वह होता है V अपॉन आर। आर की जगह आ जाएगा अपना क्या, एक्सेल। ठीक है, V अपॉन एक्सेल। अब देखिए यहाँ पर एक्सेल जो होता है वो ओमेगा एल, जैसा मैंने आपको बताया, तो ऑब्वियसली अगर एल ज़्यादा है तो एक्सेल भी बढ़ जाएगा, और एक्सेल अगर बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस सर्किट में जब आप एल बढ़ाएंगे तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, जब आप सॉफ्ट आयरन कोर लेकर आते हैं तो इससे इंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, इंडक्टेंस इज इंक्रीज। और अगर इंडक्टेंस बढ़ जाता है, इंडक्टेंस अगर बढ़ जाता है तो एक्सेल बढ़ जाएगा, एक्सेल बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। करंट कम होगा तो जो पावर लॉस होगा, पावर लॉस होता है आई स्क्वायर आर। अगर करंट कम होगा तो पावर लॉस कम होगा, मतलब कि देखिए आर यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब। तो बल्ब जो है ज़्यादा पावर लॉस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और पावर लॉस नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि अगर पावर लॉस हो रहा है इसका मतलब पावर किस फॉर्म में लॉस होगा, वो हीट, लाइट, इस फॉर्म में लॉस होगा, पर यहाँ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो पावर है वह लॉस नहीं हो रही है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ इंडक्टेंस। ओके, फिर से एक बार समझ लीजिए, जिस तरह से रेजिस्टेंस काम करता है उसी तरह से इंडक्टेंस भी काम करता है। ठीक है, अब आप देखिए एक्सेल जो है वह ओमेगा एल के इक्वल होता है। ठीक है, जहाँ एल इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट। अब इसमें क्या होता है कि एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो रहा है। करंट जो है वह V अपॉन एक्सेल होता है, आपको पता है। अगर एल बढ़ेगा तो एक्सेल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यह भी हमें पता है। अब क्या होता है कि अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर लेकर आते हैं सोलेनॉइड में तो सर्टनली क्या हो जाता है, एक्सेल बढ़ जाता है। अगर एक्सेल बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर से जो पावर लॉस है वह कम हो जाएगा। और अगर वह कम हो गया तो आप याद रखिए उसके कारण
पावर लॉस होने के कारण जो है ब्राइटनेस कम हो जाएगी। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन इसमें समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि अ बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज विथ, सॉरी जस्ट अ मिनट। सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, देयर इज अ सर्किट, you can see that there are two bulbs B1 and B2 and they are identical, बिल्कुल एक जैसे बल्ब्स हैं, ठीक है। और इन बल्ब्स में जो है यहाँ पर इस आर्म में एक इंडक्टर लगा हुआ है और इस आर्म में एक रेजिस्टेंस लगा है। जैसा कि आप देख सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू हमने यूज़ किया है। प्रश्न ये है कि जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एक की दिया हुआ है, एक स्विच दिया है, जैसे ही आप इस की को ऑन करेंगे, एज सुन एज यू स्विच ऑन द की, सो व्हाट हैपन्स, दिस इज द क्वेश्चन, क्या दोनों बल्ब की ब्राइटनेस एक जैसी रहती है? ये पहला प्रश्न है। विल द ब्राइटनेस ऑफ बोथ द बल्ब्स रिमेन सेम, ओके, व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन, ठीक है, ये एक पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है, दूसरा पार्ट यह है कि विल द ब्राइटनेस रिमेन सेम आफ्टर सम टाइम, ठीक है, क्या ब्राइटनेस थोड़े समय बाद एक जैसी हो जाएगी? इसके अलावा इसमें एक और चीज़ दी हुई है कि इन दोनों का, इंडक्टर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है और वो रेजिस्टेंस जो है इक्वल है, मतलब जितना रेजिस्टेंस आपने यहाँ लिया है उतना ही रेजिस्टेंस इसका भी है। तो प्रश्न अब आप फिर से एक बार सुन लीजिए। सर्किट इस तरह से है, इसमें एक इंडक्टर लगा है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, B1 B2 दोनों आइडेंटिकल बल्ब्स हैं और यहाँ इंडक्टर का भी रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस कैपिटल R है। और प्रश्न कुछ इस तरह से है कि क्या ये जो है जब हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या दोनों की जो ब्राइटनेस है वह एक जैसी होगी? विल द ब्राइटनेस ऑफ बोथ द बल्ब्स will remain same, okay, when the switch is closed. This is what the question is, ठीक है। और फिर आफ्टर सम टाइम क्या होता है वो भी है ना। ये दो प्रश्न है जिन पे हमें बात करना है। अब आप ध्यान से समझिए, ब्राइटनेस जो है वो किस पर डिपेंडेंट है? पिछली बारी हमने देखा कि पावर जो है वो I2R होती है और ब्राइटनेस करंट डिपेंडेंट है, ठीक है। ब्राइटनेस अब क्योंकि आइडेंटिकल बल्ब्स हैं तो बल्ब्स के रेजिस्टेंसेस तो दोनों इक्वल होंगे, तो उसमें तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं है, वो तो एक बात ही खत्म हो गई। अब रेजिस्टेंसेस अगर इक्वल हैं, रेजिस्टेंसेस अगर दोनों बल्ब के सेम हैं, तो अब बात आ जाकर करंट पर हो जाएगी। अब बात करते हैं करंट। करंट जो है, आप ध्यान से समझिए, करंट जो है वह रेजिस्टेंस इसके और इसके आर्म के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस वही अप्लाई हो रहा है जो इसमें हो रहा है, तो दोनों में जो रेजिस्टेंस है उस पर वो डिपेंड करेगा करंट। अब देखिए ये भी बात बोल दी गई है कि दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है, बोथ हैव द सेम रेजिस्टेंस। अब तो कहानी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो भाई करंट भी सेम फ्लो होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर करंट में ट्विस्ट नहीं, यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि भाई यहाँ पर इंडक्टर का रेजिस्टेंस तो R है जो कि इसके इक्वल है, बिल्कुल सही बात है, पर इसके अलावा इंडक्टर जो होता है उसका सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है, और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट की वैल्यू जो है वह एकदम मैक्सिमम तो होती नहीं, वो धीरे धीरे मैक्सिमम होती है। इसका मतलब है कि करंट की वैल्यू बढ़ रही है सर्किट में, और दोनों ही आर्म्स में बढ़ेंगी। लेकिन क्या होगा कि जब करंट की वैल्यू बढ़ रही होगी तो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस वाला आर्म है, इसमें एक तो रेजिस्टेंस लग रहा होगा और दूसरा सेल्फ इंडक्टेंस लग रहा होगा, दोनों लग रहे होंगे। तो ये जो है, जो हिंड्रेंस ऑफर करेगा, जो अवरोध उत्पन्न करेगा पाथ ऑफ करंट में, वो सर्टनली क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू व्हेन देयर इज ओनली रेजिस्टेंस, ठीक है कि नहीं भाई? रेजिस्टेंसेस दोनों के इक्वल हैं, एग्रीड, लेकिन इसमें सेल्फ इंडक्टेंस भी तो होता है, और वो सेल्फ इंडक्टेंस जो है करंट में परिवर्तन का क्या कर रहा है? चेंज का अपोज कर रहा है, तो वो इंक्रीज धीरे धीरे होगा। इसमें करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू इसके। तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण यह होगा कि जो इंडक्टर वाली आर्म है इसमें करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो इसकी जो ब्राइटनेस है B1 की,
वो धीरे धीरे बढ़ेगी और एक लेवल तक जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन जो B2 है इसकी कंपैरेटिवली जो है तेजी से बढ़ेगी। तो जो B1 है it will be less bright for some time initially, and then its brightness increases and then it becomes equal to the brightness of B2. ओके, am I clear? तो ये जो है यह इस प्रश्न का उत्तर था कि अच्छा, दोनों पार्ट का आंसर मैंने दे दिया। पहले पार्ट का आंसर क्या है? पहले पार्ट का आंसर यह है कि B1 और B2 जो हैं, शुरुआत में B1 की ब्राइटनेस कम होगी, B2 की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, और उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में थोड़े समय बाद में दोनों में करंट इक्वल हो जाएगा। करंट इक्वल हो जाएगा तो I2R बराबर हो जाएगा, और अगर I2R बराबर हो गया तो दोनों जो हैं इक्वली ब्राइट होंगे। दिस इज व्हाट इज द थ्योरी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से है कि आपके पास में एक सर्किट है, यहाँ पर डीसी सर्किट आप देख रहे हैं, और आप क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ की भी है और आप इसको ऑन करते हैं। जैसे आप ऑन करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होता है, और यहाँ पर जो है गैल्वेनोमीटर एक मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन देता है। इट गिव्स अ मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन, ठीक है, उसमें डिफ्लेक्शन आता है। अब यहाँ पर जो है प्रश्न यह है कि अगर आपने इसको इंसर्ट किया तो एक मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में आता है। क्यों आता है इस पे बात नहीं की गई है, पर अपन कर भी सकते हैं कि वो धीरे धीरे करंट बढ़ेगा तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा एंड सो ऑन, ठीक है, आपको पता है। तो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर अगर आप इस मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन जो है इसको बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, या मान लीजिए एक बार डिफ्लेक्शन आ गया अब नहीं आ रहा है, और अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं या डिफ्लेक्ट फिर करना चाहते हैं तो क्या तरीका है? मान लीजिए कि आप ये करा तब डिफ्लेक्शन आया, अब आप चाहते हो कि और डिफ्लेक्शन हो, तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू? तो देखिए, इसका जो आंसर है, इसका आंसर छुपा हुआ है म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिनन में। क्या होता है कि जब आप कॉइल को तेजी से क्या करते हैं, तेजी से अगर सेकेंडरी कॉइल की तरफ लेके आएंगे इसको, तो डेफिनेटली इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और अगर लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया तो उसके कारण क्या होगा, ये जो मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन है और बढ़ जाएगा। तो दिस इज वन वे बाय विच यू कैन डू दिस। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मूव दिस प्राइमरी कॉइल एज फास्ट एज यू कैन, either towards or away from the secondary coil, so that you can get that momentary deflection. नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपके पास में एक ग्राफ है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट के बीच में ये ग्राफ है, ठीक है। ए और बी दो सर्किट्स के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट के बीच में ये ग्राफ दिया हुआ है, दो इंडक्टर्स के लिए दिया है। किसकी वैल्यू जो है सेल्फ इंडक्टेंस की वह ज़्यादा होगी? विच वन विल हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? किसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, ये अपने को बताना है। अब देखिए ध्यान से, आपको पता है कि फाई इक्वल्स टू क्या होता है, एल आई होता है। तो एल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फाई बाय आई के इक्वल हो जाएगा, एल इक्वल्स टू फाई बाय आई हो जाएगा। और अगर एल इक्वल्स टू फाई बाय आई हो गया तो आपको एक बात समझ में आती है कि स्लोप जो है वो क्या देगा, इंडक्टेंस देगा। एल इक्वल्स टू फाई बाय, स्लोप जो है वो इंडक्टेंस देगा। तो फाई आई जो ग्राफ है उसका स्लोप जो है वो इंडक्टेंस देगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका
इंडक्टेंस ज़्यादा। स्लोप किसका ज़्यादा? जिसका एंगल ज़्यादा। थीटा ए थीटा बी, थीटा ए इज़ ग्रेटर देन थीटा बी। अगर ऐसा है, थीटा ए इज़ ग्रेटर देन थीटा बी है, तो स्लोप ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। और अगर ऐसा है तो एल ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन एल ऑफ बी, है ना। इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बी। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब देखिए, अगर कोई कॉइल है उसमें करंट चेंज हो रहा है, इफ देर इज चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल, इफ देर इज चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल, देन हाउ डज back EMF or EMF is induced in the coil, and how can you plot a graph between EMF and time? That is the question. Okay, तो आपको पता है EMF जो होता है वो -L di/dt होता है, ठीक है। अब देखिए इससे अपने कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। E = -L di/dt होता है। अब अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, मान लीजिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है EMF और टाइम के बीच में, तो ये मान लीजिए EMF और टाइम के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो अब देखिए EMF जो है वो नेगेटिव होगा, तो आपका ग्राफ जो होगा वो इस तरफ होगा, है ना, ये -E की तरफ होना चाहिए। टाइम को चलो हम इधर लिख देंगे टाइम, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं ये, तो EMF जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, दिख रहा है ना। अगर L कांस्टेंट है और चेंज इन करंट कांस्टेंट है, तो जो EMF है वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। कहने का मतलब क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो नेगेटिव है ना, -E है वो, -E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि अगर आप T बढ़ाओगे तो -E कम होने लगेगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब माइनस का मतलब ये है कि वो इस तरफ है, नीचे की तरफ है, तो इसकी वैल्यू कम होने लगेगी। अच्छा, T जब 0 होगा तो वो कहाँ होगा? ये इन्फिनिट होगा, और जब T इन्फिनिट होगा तो E 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कुछ इस तरह से है कि ये ग्राफ जो है ये इस तरह से देगा। ऐसे इसको कहा जाता है एसिम्पटोट्स। क्या कहा जाता है? एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स का मतलब ये होता है कि कहीं मिलेंगे इन्फिनिट पे, कहीं दूर मिलेंगे ये, ठीक है। तो ये इस तरह के सॉल्यूशंस को एसिम्पटोटिक सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ ध्यान से समझिएगा आप, ये -E है, माइनस बता रहा है केवल डायरेक्शन, और E जो है वह EMF है। और यहाँ से आपको पता चल रहा है जब T इन्फिनिटी है, T इन्फिनिटी तो EMF 0 है, और T जब 0 है तब EMF क्या हो जाता है? इन्फिनिट हो जाता है, -इन्फिनिट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज दिस ग्राफ इज ऑल अबाउट। अच्छा, इसमें और भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए अगर आपसे पूछा है कि आप EMF और di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट में ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो ये ग्राफ कैसा आएगा? अब इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए E = -L di/dt है, आ रही बात समझ में? अब L तो कांस्टेंट है, di/dt नेगेटिव चाहिए आप। नेगेटिव di/dt का क्या मतलब है? अब देखिए नेगेटिव di/dt का क्या मतलब है, जरा थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अपन कहाँ ले रहे हैं, मान लीजिए EMF यहाँ लिया है और di/dt अपन यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि ये माइनस में हो। माइनस मतलब m = -1। m = -1 का मतलब क्या हो जाएगा? m = -1 यानी कि tan θ = -1, तो tan θ -1 कहाँ होता है? 135 डिग्री पे होता है ना। तो ये जो है ये इस तरह से होगा। देखिए मुझे यहाँ तक लगता है ये इस तरह से होना चाहिए। ये एंगल जो है, अगर ये एंगल 45 है तो ये 145 डिग्री हो जाएगा, और 145 डिग्री मतलब कि tan 145 डिग्री, tan 145 डिग्री मतलब tan 90 + 45, tan 90 + 45 मतलब -cot 45 यानी कि -1, बिल्कुल सही। तो ये जो ग्राफ है, ये वाला एंगल लेते हैं, याद रखना। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब इसके लिए क्या है, आपको मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। दैट्स वाई मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। ये इस तरह से प्लॉट होगा। ये यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di/dt है, लेकिन माइनस साइन के साथ है, तो आपको इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच एक्चुअली मैटर्स अ लॉट।
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।